टिम हॉर्न, द लास्ट हॉर्न। 1. परिचय और स्थापित करना। सेक्शन 36 का अभिशाप। रात के ठीक 10:05 हुए थे। वातावरण में अजीब सी खामोशी थी, जिसे तोड़ने का काम सिर्फ सुरेश के हाथ की घड़ी की टिक टिक कर रही थी। स्टेशन का नाम था देवगढ़ जंक्शन। यह जंक्शन देश के मध्य में एक ऐसे क्षेत्र का प्रवेश द्वार था जिसे रेलवे की भाषा में सेक्शन 36 कहा जाता था। एक 80 किलोमीटर लंबा ट्रैक जो घने बेतरतीब जंगल से होकर गुजरता था। यह सेक्शन अपनी सुनसानी के लिए कम, बल्कि अपने डरावने इतिहास के लिए ज्यादा बदनाम था। सुरेश 45 वर्षीय भारतीय रेलवे में पिछले 20 सालों से एक अनुभवी गुड्स गार्ड, मालगाड़ी रक्षक थे। उनकी आंखें लंबी रातों की ड्यूटी और हजारों किलोमीटर के अनुभव से भरी थीं। वो तर्कवादी थे। रेलवे की नौकरी में उन्होंने कभी भूतों या प्रेतों की कहानियों पर विश्वास नहीं किया। उनके लिए हर समस्या का वैज्ञानिक या यांत्रिक समाधान होता था। ब्रेक फेल हुआ तो घर्षण की कमी, हॉर्न बजा तो शॉर्ट सर्किट। लेकिन आज रात सुरेश को खुद पर जोर डालना पड़ रहा था ताकि वो सेक्शन 36 के बारे में सुनी सुनाई बातों को अपने दिमाग से बाहर निकाल सके। आज उनकी ड्यूटी थी ट्रेन नंबर 404 डाउन, एक भारी मालगाड़ी पर। यह ट्रेन अपने भारी कंटेनरों को लेकर जैसे ही स्टेशन से निकली, ठंडी तीखी हवा उनके गार्ड के केबिन, ब्रेक वैन के छोटे से दरवाजे से अंदर घुसी। सुरेश ने दरवाजा बंद किया और अपनी लॉगबुक उठाई। ये सिर्फ एक ट्रैक है सुरेश, अंधेरा है और कुछ नहीं, उन्होंने खुद को तसल्ली दी। लेकिन सेक्शन 36 की बदनामी नई नहीं थी। पिछले 50 सालों में इस सेक्शन पर कम से कम 5 मालगाड़ियों के साथ अजीब दुर्घटनाएं हुई थीं। कुछ मामलों में ब्रेक वैन के गार्ड रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। सबसे अजीब बात यह थी कि हर दुर्घटना से पहले गार्ड या आसपास के स्टेशन मास्टरों ने एक अजीब प्राचीन हॉर्न की आवाज सुनने की रिपोर्ट की थी, जबकि उस ट्रैक पर ऐसी ध्वनि उत्पन्न करने वाला कोई उपकरण मौजूद नहीं था। सुरेश ने अपने केबिन में एक नजर डाली। केबिन का माहौल हमेशा की तरह सामान्य था। कोने में एक लकड़ी के बक्से पर पीतल का एक प्राचीन हॉर्न रखा हुआ था। यह हॉर्न रेलवे के नियमों के अनुसार हर ब्रेक वैन में आपातकालीन सिग्नल के लिए रखा जाता था। यह हॉर्न सदियों पुराना लग रहा था और इसे बजाने के लिए बहुत ताकत लगानी पड़ती थी। इसे देखकर सुरेश को अजीब सी बेचैनी हुई। उन्होंने लॉगबुक में देखा और पाया कि पिछली रात की ड्यूटी वाले गार्ड ने हॉर्न को अनयूज्ड मार्क किया था। ट्रेन 404 डाउन अब सेक्शन 36 में प्रवेश कर रही है। स्टेशन मास्टर की आवाज उनके रेडियो सेट पर आई। लोको पायलट, इंजन चालक को रेडियो पर सुनते हुए सुरेश ने कहा, सुरेश गार्ड यहां है, सब ठीक है, ओवर। और फिर अंधेरा शुरू हो गया। 2. सफर की शुरुआत और पहली घटना, बढ़ती हुई गति। जैसे ही ट्रेन घने जंगल में घुसी, बाहरी दुनिया से उनका संपर्क कटने लगा। जंगल इतना घना था कि ऊपर चांद की रोशनी भी नीचे नहीं पहुंच पा रही थी। ट्रेन की हेडलाइट सिर्फ कुछ मीटर आगे तक ही रास्ता दिखा पा रही थी। सुरेश ने अपनी लॉगबुक खोली और अगले स्टेशन शिवपुर हॉल्ट तक के सिग्नल पॉइंट्स की जांच करने लगे। वो जानते थे कि लोको पायलट आगे की ओर अकेला था और वे पीछे पूरी ट्रेन को संभालते हुए एक अदृश्य अंधेरी खाई में आगे बढ़ रहे थे। करीब आधे घंटे तक सब कुछ शांत रहा। सिर्फ लोहे के पहियों की ट्रैक पर थंपिंग और इंजन की घरघराहट। सुरेश को नींद आने लगी। उन्होंने एक कप चाय बनाने की सोची। ठीक उसी क्षण केबिन के अंदर हवा का एक तेज झोंका महसूस हुआ, जबकि दरवाजा और खिड़कियां सब बंद थीं। सुरेश के रोंगटे खड़े हो गए। और फिर वो हुआ जिसने उनके तर्कवादी मन को क्षण भर के लिए हिला दिया। वो हूं, एक धीमी, भारी और बहुत पुरानी आवाज। ऐसी आवाज जो किसी पुरानी सदी के युद्धपोत के हॉर्न से आती हो। यह आवाज उस पीतल के प्राचीन हॉर्न से आई थी जो कोने में रखा था। सुरेश की सांसें गले में अटक गईं। उन्होंने कांपते हाथों से टॉर्च उठाई और तुरंत उस हॉर्न की तरफ बढ़े। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा वो हॉर्न अपनी जगह पर था, जमीन पर रखा हुआ, बिल्कुल शांत। ये क्या था? सुरेश धीरे से बुदबुदाए। उन्होंने हॉर्न को उठाया। वो छूने में बेहद ठंडा था, जैसे उसे अभी अभी बर्फ से निकाला गया हो। उन्होंने उसे गौर से देखा। उसे बजाने का कोई मैकेनिज्म, तंत्र स्वचालित नहीं था। उसे फूंक मारकर ही बजाया जा सकता था। क्या यह सिर्फ मेरे दिमाग का वहम था? क्या नींद आ रही है? सुरेश ने खुद को डांटा, लेकिन उनके अंदर का डर कम नहीं हुआ। उन्होंने अपने लोको पायलट को रेडियो पर कॉल किया। लोको पायलट, गार्ड सुरेश यहां। क्या आपने अभी कुछ अजीब सुना? रेडियो से सिर्फ स्थिर टूटी हुई आवाजें आईं। क्रर, सिग्नल वीक। क्रर। लोको पायलट, क्या आप सुन रहे हैं? ट्रैक पर स्पीड ठीक है? सुरेश ने फिर पूछा। कोई जवाब नहीं। सिग्नल पूरी तरह कट चुका था। तभी सुरेश को एक और असहज महसूस हुआ। ट्रेन की गति अचानक बढ़ गई थी।
मालगाड़ी अब बहुत तेज रफ्तार से भाग रही थी। ट्रैक पर लोहे के पहियों की आवाज एक भयानक चीख में बदल गई थी। सुरेश ने अपने स्पीड इंडिकेटर पर नजर डाली। 85 किलोमीटर प्रति घंटा। यह गति मालगाड़ी के लिए इस सेक्शन पर बहुत ज्यादा थी, खासकर क्योंकि आगे एक तीखा मोड़ और शिवपुर हॉल्ट स्टेशन आने वाला था, जहां नियमतः गति धीमी करनी पड़ती थी। लोको पायलट, ब्रेक, गति बहुत ज्यादा है, ब्रेक लगाओ, सुरेश ने चिल्लाकर रेडियो पर कहा, लेकिन रेडियो पर सिर्फ टूटी हुई आवाजें थीं। सुरेश का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो ब्रेक वैन के इमरजेंसी हैंड ब्रेक तक पहुंचे, लेकिन अगर उन्होंने यहां ब्रेक लगाया तो इतनी तेज गति में पीछे की मालगाड़ी के डिब्बे एक दूसरे से टकरा सकते थे और भयंकर डिरेलमेंट पटरी से उतरना हो सकता था। उन्हें लोको पायलट से संपर्क साधना ही था। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा। बाहर का घना जंगल अब एक काली दीवार जैसा लग रहा था जो तेजी से पीछे भाग रही थी। इंजन पूरी ताकत से चिल्ला रहा था, जैसे कोई अनजानी ताकत उसे आगे धकेल रही हो। सुरेश के दिमाग में एक भयानक विचार कौंधा, लोको पायलट इंजन में नहीं है, या फिर वो नियंत्रण में नहीं है। तभी अचानक ट्रेन की हेडलाइट्स की रोशनी में कुछ चमका। एक पुरानी टूटी हुई इमारत, शिवपुर हॉल्ट। उन्हें पता था कि इस गति से वे स्टेशन पार नहीं कर सकते। 3 भूतिया स्टेशन और आवाज। ट्रेन एक चीख मारते हुए शिवपुर हॉल्ट से गुजरने लगी। सुरेश ने केबिन की खिड़की से बाहर देखा। स्टेशन पूरी तरह से वीरान था। टिकट काउंटर पर जाले लगे थे और नाम पट्टिका टूटी हुई थी। लेकिन स्टेशन मास्टर के छोटे से केबिन की खिड़की से एक लालटेन की धीमी कांपती हुई रोशनी आ रही थी, और उस रोशनी के बीच उन्हें ट्रैक की ओर देखते हुए एक धुंधली लंबी आकृति दिखाई दी। वो आकृति किसी पुराने फटे हुए कपड़े पहने हुए थी और उसके हाथ में कुछ ऐसा था जो एक पुराना सिग्नल लैंप जैसा लग रहा था। जैसे ही सुरेश की आंखें उस आकृति से मिली, एक बिजली का झटका उनके पूरे शरीर में दौड़ गया, और उसी पल उनके रेडियो सेट पर साफ और स्पष्ट एक भयानक कांपती हुई फुसफुसाहट सुनाई दी। रुक जाओ सुरेश, तुम्हें अतीत याद है? तुम्हें अंतिम हॉर्न याद है? यह आवाज इतनी नजदीक थी जैसे वो आकृति खुद उनके केबिन में खड़ी हो। सुरेश का हाथ अपने आप उस प्राचीन ठंडे पीतल के हॉर्न की तरफ बढ़ गया। अंतिम हॉर्न। अतीत का एक धुंधला भयानक दृश्य उनके मन में तेजी से कौंधा। 20 साल पहले इसी सेक्शन 36 पर उनके दादाजी, जो खुद एक अनुभवी गार्ड थे, मालगाड़ी के सफर के दौरान रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। रेलवे ने कहा था कि यह एक दुर्घटना थी, लेकिन उनके दादाजी का शरीर कभी नहीं मिला था। सुरेश के दादाजी अक्सर उन्हें मालगाड़ी के गार्ड की कहानियां सुनाते थे। उन्होंने हमेशा कहा था कि सेक्शन 36 पर हॉर्न सिर्फ एक सिग्नल नहीं है, ये रूहों को शांत करने की एक प्रार्थना है। सुरेश ने अपनी आंखें खोली। उनकी मालगाड़ी अब पूरी गति से शिवपुर हॉल्ट को पार कर चुकी थी और आगे का जंगल फिर से शुरू हो गया था। लेकिन अब वो तर्कवादी सुरेश नहीं थे। वो डर से कांप रहे थे, क्योंकि अब वो जानते थे कि ट्रेन का इंजन लोको पायलट नहीं चला रहा था। कोई और था जो इस ट्रेन को तेजी से आगे भगा रहा था, सीधे एक भयानक अपरिहार्य अंत की ओर। और वो प्राचीन पीतल का हॉर्न जो उनके हाथ में था, किसी अनजानी आत्मा की चीख की तरह बेहद ठंडा महसूस हो रहा था। 4 लॉगबुक का रहस्य और पीतल का अभिशाप। ट्रेन की बेकाबू गति ने सुरेश के अंदर का तर्कवादी व्यक्ति पूरी तरह से मार दिया था। अब वो सिर्फ एक जिंदा बचे रहने वाला व्यक्ति था, जिसे किसी अनदेखे दुश्मन से लड़ना था। उनके हाथ में मौजूद पीतल का हॉर्न, जो अब किसी भयानक ऊर्जा का स्रोत लग रहा था, उन्हें उनके दादाजी के अतीत की ओर खींच रहा था। तुम्हें अतीत याद है? वो फुसफुसाहट उनके दिमाग में गूंज रही थी। सुरेश ने खुद को संभाला। उन्हें याद आया कि गार्ड के केबिन में हमेशा पुरानी लॉगबुक्स रखी जाती थीं। वे रिकॉर्ड जिनमें पिछली यात्राओं के असामान्य विवरण भी दर्ज किए जाते थे। अगर इस सेक्शन 36 पर दुर्घटनाएं होती रही हैं, तो रिकॉर्ड जरूर होगा। उन्होंने तुरंत टॉर्च उठाई और केबिन के एक कोने में रखे लोहे के बक्से की तरफ लपके। कांपते हाथों से उन्होंने बक्सा खोला। धूल और मिट्टी से सनी पुरानी मोटी मोटी किताबें थीं। सबसे नीचे उन्हें एक मोटी भूरे रंग की चमड़े की जिल्द वाली लॉग बुक मिली। ये इतनी पुरानी थी कि इसकी जिल्द टूट रही थी और पन्ने पीले पड़ चुके थे। इसके ऊपर हाथ से लिखा था, गार्ड, शिवपुर सेक्शन 1960-2005। यह उनके दादाजी के समय की थी। सुरेश ने उसे खोला। उन्होंने पन्ने पलटने शुरू किए। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, उन्हें एक भयानक पैटर्न दिखाई देने लगा। 10 मई 1978, गार्ड राम सिंह। सेक्शन 36 में अत्यधिक गति, हॉर्न बजने की आवाज, नियंत्रण खो दिया, ईश्वर रक्षा करे।
इस प्रविष्टि के आगे लाल स्याही में स्टेशन मास्टर का नोट था, लापता। 3 नवंबर 1995, गार्ड विनोद त्यागी। शिवपुर हॉल्ट के पास इंजन का नियंत्रण खो गया। ब्रेक काम नहीं किए। अजीब फुसफुसाहट सुनी। ये अंतिम हॉर्न है, मैंने सुना। ट्रेन को रोक नहीं पाया। आगे लाल स्याही में लिखा था, लापता। सुरेश की सांसें तेज हो गईं। अंतिम हॉर्न। और फिर उन्हें अपने दादाजी का नाम मिला। 12 दिसंबर 2005, गार्ड मोहनलाल, सुरेश के दादाजी। सेक्शन 36, आधी रात। ट्रेन अत्यधिक तेज गति से भाग रही थी। हॉर्न को शांत करने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हुआ। ब्रेक वैन को छोड़कर इंजन की ओर जा रहा हूं। आगे लाल स्याही में लिखा था, लापता। सुरेश की आंखों में आंसू आ गए। उनके दादाजी भागे नहीं थे, वे इंजन को रोकने गए थे। और सबसे भयानक खोज, हर लापता गार्ड की प्रविष्टि के बगल में एक छोटा सा रेखाचित्र बना हुआ था, ठीक उसी पीतल के हॉर्न का। यह हॉर्न सिर्फ एक उपकरण नहीं था, बल्कि एक अभिशाप था। यह इन सभी दुर्घटनाओं का केंद्र था। सुरेश ने हॉर्न को हाथ में उठाया। अचानक वो इतना गर्म हो गया कि उनके दस्ताने भी पिघलने लगे। उन्होंने एक चीख के साथ उसे जमीन पर पटक दिया। जंगल के सन्नाटे को चीरती हुई एक तीखी, भयानक चीख ट्रेन के ऊपर से गुजरी, जो सीधे हॉर्न के पटकने के बाद आई थी। ऐसा लगा जैसे किसी को जोरदार चोट लगी हो। 5. अंतिम संघर्ष, भूतिया दादाजी और मुक्ति की कीमत। ट्रेन की गति अब 100 किलोमीटर प्रति घंटा को पार कर चुकी थी। हवा की आवाज एक दहाड़ बन गई थी। सुरेश ने अपने मन में हिसाब लगाया। अगली बड़ी पुलिया बस कुछ ही मिनटों की दूरी पर थी। तभी केबिन का दरवाजा अपने आप जोर से खुल गया। ठंडी, बर्फीली हवा का एक झोंका अंदर आया। दरवाजे पर एक धुंधली पारदर्शी आकृति खड़ी थी, वही आकृति जिसे उन्होंने शिवपुर हॉल्ट पर देखा था। इस बार वो उन्हें पहचानता था। दादाजी? सुरेश का गला सूख गया। आकृति धीरे धीरे अंदर आई। उसके चेहरे पर उदासी और थकावट का भाव था। तुम्हारी बारी नहीं है सुरेश, उनके दादाजी की आवाज लेकिन एक दूर की कांपती हुई गूंज की तरह सुनाई दी। तुम्हारी बारी नहीं है, अभी नहीं। दादाजी ने फुसफुसाते हुए बताया कि 50 साल पहले इस हॉर्न को बनाने वाले कारखाने में दबकर एक मजदूर की आत्मा इसमें कैद हो गई थी। वो आत्मा हर बार जब कोई गार्ड इस सेक्शन से गुजरता था तो हॉर्न को आवाज देकर सक्रिय हो जाती थी और ट्रेन को दुर्घटनाग्रस्त करना चाहती थी ताकि हॉर्न टूट जाए और उसे मुक्ति मिले। मैंने इसे रोकने की कोशिश की थी। मैं हॉर्न को लेकर इंजन तक गया था, इसे ट्रैक पर तोड़ना चाहता था, लेकिन मैं असफल रहा। आत्मा ने मुझे यहां फंसा लिया सुरेश, ताकि मैं इसे शांत रखने की कोशिश करता रहूं। ट्रेन एक तेज मोड़ से गुजरी और सुरेश दीवार से जा टकराए। तो मैं क्या करूं? सुरेश ने हॉर्न की तरफ इशारा करते हुए पूछा। तुम्हें इसे तोड़ना होगा सुरेश, इस हॉर्न को, लेकिन ट्रैक पर। सिर्फ ट्रैक पर ही इसकी शक्ति नष्ट होगी। दादाजी की पारदर्शी उंगली ने जमीन पर पड़े हॉर्न की ओर इशारा किया। दादाजी की आकृति तेजी से फीकी पड़ने लगी। तुम्हारे पास 1 मिनट है सुरेश, तुम्हें चलती ट्रेन से कूदना होगा। सुरेश ने हॉर्न को उठाया। वो अब इतना गर्म था कि उसका पीतल सचमुच पिघलने जैसा महसूस हो रहा था। उन्होंने फैसला कर लिया था। 6. अंतिम क्षण, बलि और विजय। अगर मैं कूदा तो ये आत्मा मेरे पीछे आएगी या नहीं? सुरेश ने आखिरी बार पूछा। दादाजी की आकृति, जो लगभग गायब हो चुकी थी, ने एक डरावनी मुस्कान दी। ये आएगी सुरेश, लेकिन जब तक ये हॉर्न टूट नहीं जाता तब तक वो तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। सुरेश ने अपनी आंखें बंद की, अपने दादाजी को याद किया और खुली हुई खिड़की की ओर भागे। 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बाहर अंधेरा था। एक गलत कदम और सब खत्म। उन्होंने हॉर्न को अपनी छाती से लगाया और पूरी ताकत से चलती ट्रेन से कूद गए। उनके शरीर ने जमीन पर कई गुलाटियां खाईं। भयानक पत्थरों ने उन्हें बुरी तरह से छील दिया। दर्द की एक तेज लहर उनके पूरे शरीर में दौड़ गई। जब उनका शरीर रुका तब तक ट्रेन उनसे काफी आगे निकल चुकी थी। उनके हाथ में हॉर्न था। उन्होंने दर्द को अनदेखा किया और कांपते हुए ट्रैक के बीच में खड़े हो गए। तुम अब आजाद नहीं होगी, सुरेश ने चिल्लाकर हॉर्न को जमीन पर पटक दिया। हॉर्न नहीं टूटा। सुरेश ने चारों ओर देखा। उन्हें ट्रैक के किनारे एक लोहे की छड़ दिखाई दी, जो शायद ट्रैक के रखरखाव के लिए छोड़ी गई थी। उन्होंने उस छड़ को उठाया, अपनी सारी ताकत जुटाई और हॉर्न पर जोरदार वार किया। एक भयानक चीखने वाली मानव जैसी आवाज पूरे जंगल में गूंजी। हवा का एक काला बवंडर उठा और सुरेश के चारों ओर घूमकर तेजी से जंगल में गायब हो गया। ऐसा लगा जैसे जमीन फट गई हो। और ठीक उसी क्षण करीब 100 मीटर आगे वो बेकाबू ट्रेन अचानक रुक गई।
वो पुलिया के ठीक किनारे पर खड़ी थी, कुछ सेंटीमीटर आगे, और भयंकर हादसा निश्चित था। सुरेश लड़खड़ाते हुए उठे। उनका शरीर दर्द से कराह रहा था, लेकिन वो सुरक्षित थे। हॉर्न के टूटे हुए टुकड़े उनके पैरों के पास बिखरे पड़े थे। उन्होंने तुरंत ट्रेन की ओर भागना शुरू किया। उन्हें लोको पायलट रमेश को बचाना था। 7. अंतिम भाग, अभिशाप का हस्तांतरण और नया शिकार। सुरेश अपने शरीर के असहनीय दर्द को भूलकर हांफते हुए उस रुकी हुई मालगाड़ी की ओर दौड़े। इंजन पूरी तरह शांत था। उसकी हेडलाइट्स अंधेरे जंगल को चीर रही थीं, लेकिन अब उसमें वो पागलपन नहीं था। वो सीधे लोकोमोटिव के पास पहुंचे, जहां लोको पायलट रमेश सदमे में बैठा था। रमेश, क्या हुआ? सुरेश ने दरवाजा खोलते हुए पूछा। रमेश की आंखें शून्य में देख रही थीं। सुरेश, मैंने ब्रेक नहीं लगाया। मैं तो घबराकर सिर्फ हॉर्न बजाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो काम नहीं कर रहा था। ट्रेन अपने आप रुक गई, और जब ट्रेन रुकी तो मैंने केबिन में एक ठंडी फुसफुसाहट सुनी। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कान में कह रहा हो, आजादी। सुरेश जानते थे कि वो आवाज आत्मा की थी, जो हॉर्न के टूटने के बाद आजाद हुई थी। सब ठीक है रमेश, हमने कर दिखाया। वो अभिशाप खत्म हो गया, सुरेश ने झूठ बोला। वो जानते थे कि अभिशाप खत्म नहीं हुआ था, वो अब स्थानांतरित हो चुका था। सुरेश ने जल्दी से इंजन के डायल और इंडिकेटर्स की जांच की। सब कुछ सामान्य लग रहा था। उन्होंने रमेश से कहा, तुम पीछे ब्रेक वैन में चलो, मैं इंजन को धीरे धीरे आगे बढ़ाता हूं। मुझे लगता है आत्मा अब जंगल में लौट गई है। रमेश विरोध करने वाला था, लेकिन सुरेश की हालत देखकर और डर से वो तुरंत इंजन से कूद गया और ब्रेक वैन की ओर भाग गया। जैसे ही रमेश दूर हुआ, सुरेश ने तुरंत लॉगबुक निकाली। उन्होंने अपने हाथों में चोट लगने के बावजूद अपनी प्रविष्टि के अंत में कलम उठाई और लिखा, 24 दिसंबर 2025, गार्ड सुरेश, सेक्शन 36, अत्यधिक गति, अंतिम हॉर्न को नष्ट किया। ट्रेन रुकी, बच गया। वो राहत की सांस लेने वाले थे कि उन्हें अंतिम पन्ने पर एक और प्रविष्टि दिखी। ये किसी और की लिखावट थी, लाल स्याही में, जो अभी भी ताजी लग रही थी। लोको पायलट रमेश आत्मा को हॉर्न से बचाने में असफल रहा। अब वो नया घर है, नया अभिशाप शुरू। सुरेश का दिल बैठ गया। उनके दादाजी की आकृति ने जो मुस्कान दी थी, वो मुक्ति की नहीं बल्कि शिकार के हस्तांतरण की थी। हॉर्न को तोड़कर उन्होंने आत्मा को आजाद कर दिया था, और अब वो आत्मा उस रात के दूसरे जीवित व्यक्ति लोको पायलट के पीछे पड़ गई थी। उन्होंने जल्दी से अपना रेडियो उठाया। अभी भी कोई सिग्नल नहीं था। मुझे रमेश को बचाना होगा, सुरेश ने खुद से कहा। लेकिन कैसे? आत्मा को अब किसी पीतल के हॉर्न की जरूरत नहीं है। वो तुरंत इंजन से कूदकर ब्रेक वैन की ओर भागे। 8. आखिरी हॉर्न, इंजन का प्रकोप और बलिदान। जब सुरेश ब्रेक वैन के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रमेश अंदर नहीं था। ब्रेक वैन का दरवाजा खुला हुआ था। रमेश, सुरेश ने चिल्लाया। तभी उन्हें इंजन की दिशा से एक धीमी भयानक वू हूं की आवाज सुनाई दी। ये आवाज इंजन के सायरन से आ रही थी, लेकिन वो सायरन जो काम नहीं कर रहा था, वो अब अपने आप बज रहा था। सुरेश वापस इंजन की ओर भागे। इंजन के केबिन में रमेश खड़ा था। उसके चेहरे पर पागलपन का भाव था और वो अपनी आंखों को कसकर भींच रहा था। इंजन का सायरन पूरी ताकत से बज रहा था और इंजन के डायल और मीटर भयानक रूप से हिल रहे थे। रमेश, तुम क्या कर रहे हो? वो मेरे अंदर है सुरेश, वह मुझे भगा रही है, रमेश ने चिल्लाकर कहा। मुझे ट्रेन को आगे ले जाना है, उसे पुलिया में गिराना है। रमेश ने अचानक इंजन के कंट्रोल लीवर को आगे की ओर धकेल दिया। ट्रेन फिर से तेजी से आगे बढ़ने लगी। सामने वो भयानक पुलिया थी जिससे बचने के लिए सुरेश ने इतनी जद्दोजहद की थी। सुरेश समझ गए आत्मा को अब हॉर्न नहीं बल्कि नियंत्रण चाहिए था। इंजन उसका नया घर बन गया था। रमेश, रुको! सुरेश ने रमेश को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन रमेश ने उन्हें एक झटके में पीछे धकेल दिया। सुरेश के हाथ में एक भारी लोहे का पाना रेंच लगा, जो उन्होंने पहले हॉर्न तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया था। उनके दादाजी के शब्द उनके कानों में गूंजे। आत्मा को शांत करने की कोशिश की। उन्हें पता था कि वो रमेश को बाहर नहीं खींच सकते। उन्हें इंजन को पूरी तरह से अक्रिय डिसेबल करना होगा। 1 मिनट का भी विलंब किए बिना सुरेश ने पागलों की तरह इंजन के मुख्य वाल्वों पर वार करना शुरू कर दिया, जो नियंत्रण कक्ष के ठीक नीचे थे। धाड़ धाड़ धाड़। हर वार के साथ इंजन का हॉर्न अचानक और बेतरतीब ढंग से बजता, कभी धीमी कभी तेज, जैसे आत्मा चीख रही हो। अंतिम
जोरदार वार, चर्रर्रर्रा। इंजन का सायरन जो आत्मा की चीख था, अचानक एक छोटी सी दबी हुई चीख के साथ शांत हो गया। इंजन के वॉल्व टूट चुके थे। पूरा इंजन एक पल के लिए शांत हो गया। सारी लाइटें, मीटर, सब कुछ बंद हो गया। ट्रेन जो पुलिया के मुहाने पर थी, ठंडी सांस लेकर धीमी हुई और अंततः रुक गई। रमेश के शरीर में अकड़न आई और वो बेहोश होकर सीट पर गिर गया। 9 सुबह की रोशनी और अंतिम शांति। सुरेश हांफते हुए रमेश को खींचकर इंजन से बाहर लाए। सूरज की पहली नारंगी किरणें जंगल के पत्तों को भेदकर ट्रैक पर पड़ रही थीं। उन्होंने रमेश को ब्रेक वैन में सुरक्षित लिटाया। उन्होंने अपनी लॉगबुक उठाई और अंतिम प्रविष्टि के नीचे लाल स्याही से एक और वाक्य लिखा। लोको पायलट रमेश आत्मा को इंजन के सायरन से बचाने में सफल। इंजन नष्ट, अभिशाप समाप्त। सुरेश ने उस पुरानी लॉगबुक को, जिसमें उनके दादाजी का नाम दर्ज था, अपने पास रख लिया। ये उनके बलिदान का प्रतीक थी। कुछ घंटों बाद एक रिलीफ ट्रेन, राहत ट्रेन आई। रमेश को अस्पताल भेजा गया, जहां उसे सदमे से उबरने में कुछ दिन लगेंगे। रेलवे बोर्ड ने अगले दिन इंजन में आई असामान्य यांत्रिक खराबी के कारण और सेक्शन 36 के पुराने ऐतिहासिक खतरों को देखते हुए एक सख्त फैसला लिया। रेलवे सुरक्षा और गार्ड्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सेक्शन 36 को स्थायी रूप से बंद, परमानेंटली डिकमीशन्ड कर दिया जाएगा। यह ट्रैक भविष्य में किसी भी परिचालन के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा। सुरेश ने यह खबर रेडियो पर सुनी। उन्हें पता था कि सेक्शन 36 को सुरक्षा कारणों से नहीं, बल्कि आत्मा की मुक्ति के कारण बंद किया गया था। आत्मा को अब कोई हॉर्न, कोई सायरन नहीं चाहिए था। वो अब पूरी तरह से स्वतंत्र थी, उस घने बेतरतीब जंगल में जहां कोई ट्रेन कभी नहीं जाएगी। सुरेश को नौकरी से कुछ दिनों की छुट्टी मिली। जब वो अपने घर की ओर चल रहे थे तो उन्होंने अपनी बाह पर जलने का निशान देखा। वो निशान जो पीतल के हॉर्न को छूने से बना था। यह निशान उन्हें हमेशा याद दिलाएगा कि कुछ अभिशाप कभी नष्ट नहीं होते, वे बस अपने लिए एक नई जगह खोज लेते हैं। और सेक्शन 36 की आत्मा अब पूरी तरह से स्वतंत्र थी, उस जंगल में जहां कोई उसे कभी नहीं ढूंढ पाएगा। कैसा लगा आपको यह भयानक सफर? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा डरावना लगा। अगर आपके रोंगटे खड़े हुए हों तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अनसुनी, रहस्यमय और डरावनी कहानियों के लिए अपने चैनल स्टोरी टेलिंग को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। हम फिर मिलेंगे अगली रात एक नए डर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।